कोशिश मेरी रहती है कि एक जुड़ाव उनसे हो जाए, उनको ऐसा न लगे कि मैं कोई बाहर की हूँ या वो मुझसे बात नहीं कर सकते या हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो जैसा मेरे परिवार का भी ये रिवाज रहा है कि कोई गार्ड हम नहीं रखते हैं, और कि हमारे लोग हैं और प्यार इतना करते हैं, और तो बीच में कोई भी ऐसी दीवार हम खड़ी नहीं करते कि उन्हें हम तक पहुंचने में मुश्किल हो। तो ये उसी का मैंने अपने पिताजी से सीखा है, अपने वालिद से। ये उन्हीं की सीख है जिसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि लोगों के बीच रहकर उनके बीच में रह रही हूँ तो उनके जैसी रहूँ, उनसे बात कर सकूँ, वो मुझसे बात कर सके, और यही मेरा प्रचार है। जी नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद, और इस वक्त हम लोग कैराना में मौजूद हैं। और आपको पता है कैराना फिलहाल बहुचर्चित सीट है, खासतौर पे पहले फेज के जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और उन बहुचर्चित सीटों में जो बहुचर्चित चेहरा है वो है इकरा हसन का, जिन्होंने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी लग रहा है कि नतीजे कुछ और होने जा रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ खुद इकरा मौजूद है। अभी अभी वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन पर हैं, लोगों से घूम घूम कर वो बात कर रही है, सीधा संवाद कर रही हैं। हमने थोड़ा सा वक्त उनसे चुराया है और गाड़ी में बैठ के उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इकरा, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको प्रचार? आप तो पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल पीक है एकदम। क्या लग रहा है आपको? नर्वसनेस है, क्योंकि कितनी भी ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ये 5 गुना है एक विधानसभा चुनाव के, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव है। और जब इतना बड़ा क्षेत्र और चुनाव आप संभालते हैं तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले अब, क्योंकि कल प्रचार खत्म हो जाएगा, तो अब मुझे लग रहा है कि ये भी कम रह गया है। तो लेकिन हमने बहुत ग्राउंड कवर किया है, और हमें उम्मीद है कि जितना भी हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, मेहनत जितनी रही है, तो उस मेहनत का फल मिलने का काम होगा। जी, अभी मैं देख रही थी आप जिस तरह से लोगों से बात करती, उससे पहले भी मैंने आपको देखा हुआ है, तब आप अपने लिए नहीं कर रही थी कैंपेन। आप बहुत ही सादा तरीके से, बिल्कुल एकदम लेमैन की जैसे एक भाषा होती है, आप उस तरह से लोगों से सीधा संवाद करती हो, उनके जैसा बन के। क्या ये आपकी यूएसपी है और इसीलिए लोग आपसे इतना कनेक्ट होते हैं? जी, ये कोशिश मेरी रहती है कि एक जुड़ाव उनसे हो जाए, उनको ऐसा न लगे कि मैं कोई बाहर की हूँ या वो मुझसे बात नहीं कर सकते या हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो जैसा मेरे परिवार का भी ये रिवाज रहा है कि कोई गार्ड हम नहीं रखते हैं, और क्योंकि हमारे लोग हैं और प्यार इतना करते हैं, और तो बीच में कोई भी ऐसी दीवार हम खड़ी नहीं करते कि उन्हें हम तक पहुंचने में मुश्किल हो। तो ये उसी का मैंने अपने पिताजी से सीखा है, अपने वालिद से। ये उन्हीं की सीख है जिसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि लोगों के बीच रहकर उनके बीच में रह रही हूँ तो उनके जैसी रहूँ, उनसे बात कर सकूँ, वो मुझसे बात कर सके, और यही मेरा प्रचार भी है। जी, आपको पहले से अंदाजा था कि शायद पहली सीट कोई कंफर्म हुई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो शायद वो पहली सीट आपकी ही थी। आरएलडी के उधर जाने के बाद क्या आपके इलेक्शन में कुछ तब्दीली आई है? क्या टफ हो गया है आपके लिए इलेक्शन? जी देखिए, जो कंफर्मेशन आप बात कर रहे हैं वो पहले जो सीट शेयरिंग हुई थी आरएलडी और समाजवादी में, उस दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दोनों ही पार्टी की तरफ से, जैन जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, दोनों की ही सहमति थी मेरे नाम पर। और अखिलेश जी ने मुझे कहा था कि आप आरएलडी से लड़ोगे, तो वो सारी बातें तय हो गई। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, चुनौतियाँ आती हैं, और एक हफ्ता पहले ही मेरी बात हुई थी और हफ्ते के अंदर सब चीज़ें बदल गई और आरएलडी भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गई। तो उस दौरान हमें एक बहुत झटका लगा था, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत गठबंधन हमारा बन गया था, जिसकी बुनियाद पे हमने 2022 में शामली जिले की 3 सीटें जीती थी। तो ये बहुत अच्छा मजबूत गठबंधन था, वो टूटा तो झटका ज़रूर महसूस हुआ। लेकिन फिर जो भाजपा की करतूत है और जो उनका कार्यकाल रहा है 10 साल का, और जो उदाहरण दे देकर उन्होंने वक्त बताया है कि वो किसान हित की पार्टी नहीं है, किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो जिस तरीके का प्रभाव हम लोग सोच रहे थे पड़ेगा वोट पे, वो पड़ नहीं पा रहा है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, क्योंकि भाजपा एब्सेंटी कैंडिडेट्स उतारती है, सिर्फ बड़े चेहरों का प्रचार में इस्तेमाल करके वो ऐसे लोगों के बीच में उतारते हैं जो फिर जनता के बीच रहते नहीं। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया। आरएलडी के साथ जुड़ने के बाद भी एमएसपी का वादा अब तक अधूरा है।
पिछले मैनिफेस्टो में भी वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। अब फिर से जो नया मैनिफेस्टो आया है उसमें भी ये वादा है, तो ये पूरा कब होगा हम नहीं जानते। तो इस वजह से जो वैचारिक लड़ाई है, जो विचारधारा है किसानों की, वो भाजपा के खिलाफ है और ये एकदम से बदली नहीं जा सकती मेरे हिसाब से। तो इसलिए हमें इसका लाभ मिलेगा। अभी भी किसान हमारे साथ है क्योंकि हमने इकट्ठे संघर्ष किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ पहले आपको किसानों के और जाटों के एक तरफा वोट मिल सकते थे अगर आरएलडी आपके साथ होती। अभी क्या उसमें आप कुछ बदलाव देखती हैं? क्या उसमें आप किसी तरह का बटा हुआ देखती हैं समाज, या आप उनको कन्विंस करने में कामयाब रही हैं, या वो नाराज हैं क्योंकि उधर चले गए हो? 10 साल से वो एक तरह से बीजेपी का विरोध कर रहे थे हर मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि आरएलडी अगर होती हमारे साथ तो हमें बड़ा वोट शेयर मिलता जाट समाज का, किसान वर्ग का। लेकिन अब भी जो हमारा जिस तरीके से हम उनके बीच में व्यक्तिगत रूप से पहुंच रहे हैं और अपनी बात उनके बीच में रख रहे हैं, और पिछले 2-3 साल की वो मेहनत को देखते हुए मेरा उनके बीच में आना जाना, चाहे धरने हो, जिस भी तरह का संघर्ष लोकल लेवल पे हमारे जिले में हुआ है, हम हर जगह इकट्ठे रहे हैं। तो वो बात लोगों को ध्यान में है। मेरे पिताजी यहाँ लंबी राजनीति कर चुके हैं और उनकी राजनीति मुख्य रूप से किसान वर्ग में और जाट समाज के बीच में रही है। तो और जाट समाज नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पिताजी जब मुजफ्फरनगर जाकर लड़े थे तो वो जाट समाज के बलबूते पर ही वहाँ जीते थे और चुनाव लड़े थे। तो उनका बहुत लगाव जुड़ाव रहा है। तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत ताल्लुक हैं, तो उनका साथ मिल रहा है। और भी लोग जो भाजपा से नाराज हैं, भाजपा की नीतियों से नाराज हैं, वो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। ये जरूर है कि आरएलडी होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अभी भी सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है जी। लोग ये कहते हैं आपके लिए कि लंदन से पढ़कर आई है लड़की, लेकिन हमारे बीच रहती है, बहुत सादा है, कभी हमने उसके सर से दुपट्टा उतरता नहीं देखा। ये बात लोगों को बहुत पसंद आती है। हमें लगता था कि वो जब हमारे बीच में आएगी तो किसी और तरीके से बात करेगी, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के बीच पढ़कर आई है। लेकिन आप उनके जैसी बन के उनसे बात करती हैं, क्या आपको लगता है ये भी आपके फेवर में ये तमाम चीजें जाती हैं? जी देखिए, ये सीख है। मेरे जो वालिद साहब हैं वो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि कभी बीच में हमारे और हमारे लोगों के बीच में कोई ऐसी अड़चन ना हो, कोई ऐसी चीज़ें हम खड़ी ना कर लें जिनसे उनका हमारे तक पहुंचना मुश्किल हो। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरे अंदर ऐसी बात ना आए जिससे लोगों को मुझसे बात करने में कुछ दिक्कत महसूस हो, और मैं खुद ही उनके पास जाकर उनकी तरीके से, जिस लहजे में वो कंफर्टेबल हैं उस लहजे में मैं उनसे बात करती हूँ। तो इससे अपनापन भी होता है और लगाव बनता है। तो ये जी। लेकिन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आपको लग रहा है कि कैराना के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग खासतौर पर वोट कर रहे हैं? क्या जो मुद्दे हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के देखते हैं, ये मुद्दे हैं, या फिर कैंडिडेट कौन है, जातीय समीकरण क्या है, लोकल मुद्दे क्या है, वो ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं? दोनों ही चीज होती हैं। मेहनत प्रत्याशी की है कि वो किस तरफ ध्यान आकर्षित करे ज्यादा। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो मुद्दे डेवलपमेंट के हैं, जो विकास के हैं क्षेत्र के, जो किसानों के हैं, और जो महंगाई, बेरोजगारी, जो सभी के लिए मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा बात करें। समाज में भेदभाव करने के और नफरत पैदा करने के मुद्दे पर भाजपा ही बात करती है। आप उनका अभी का मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है जिससे समाज में तनाव पैदा हो। तो लेकिन जातीय समीकरण और ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे इग्नोर नहीं होती हैं, वो भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को जो विकास के और जो हमारी उन्नति की बात है उस पर लेकर आए और उसी से हमारा समीकरण बनाए। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आपका क्या समीकरण है जब आरएलडी चली गई थी, तो तब मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे कि हमारा समीकरण ये है कि हमें वहां से वोट मिलेंगे जहां से उम्मीद नहीं थी। और आज ऊपर वाले के कर्म से ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हर समाज को, हर जाति को अगर आप जोड़ सकते हैं तो वो कोई कॉमन बात से जोड़ सकते हैं, जो कि और आजकल बेरोजगारी, महंगाई, जो हमारे आगे बढ़ने की बातें हैं, विकास की बातें हैं, चाहे क्षेत्र का हो चाहे लोगों का हो, तो उसी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। तो वही हमारा प्रयास है। अब बाकी मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं लगातार घूम रही हूँ, कि चाहे वो लोग आपको वोट ना करें, मतलब एक तबका, लेकिन आप उन फेवरेट कैंडिडेट जरूर हैं। उनका कहना
है कि मजबूरी में हमें वहां करना पड़ेगा, लेकिन इकरा जैसा कैंडिडेट नहीं है। ये जो है ये लोगों का कहना है, तो जाहिर सी बात है ये आपने अब तक कमाया है। लेकिन आप, क्योंकि आप मुस्लिम समाज से आती हैं और लोगों को लगता है कि भाई वो कम्युनिटी तो शायद आपको एक तरफा वोट करेगी, क्या आपको दूसरी कम्युनिटीज उन सबका भी आपको उतना ही भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है? आप लगातार जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो भी आपको उतनी ही तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बल्कि मैं अगर कह सकती हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बराबरी का मामला चल रहा है और हम अब ज़्यादा प्रचार हमारा जो है, ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और दबाव जो है हमारा मुस्लिम समाज से अलग हटके जो और बिरादरी और समाज है सभी से बहुत प्यार मिल रहा है, चाहे उसमें ठाकुर समाज हो, सैनी समाज हो, कश्यप समाज, जाट समाज, दलित समाज, ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं है जहां हम ना पहुंचे हों और जहां से हमें प्यार ना मिला हो। तो ये अपने जोड़ने की बात से ही लोग जुड़ते हैं, तो वही हमारी कोशिश है कि भेदभाव की बात आए ही ना बीच में। उनके जो मुद्दे हैं वो भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कभी भी एक बिरादरी के ऊपर, एक धर्म के ऊपर नहीं बन सकता, सभी का उसको सपोर्ट चाहिए और बनने के बाद भी वो सभी का होता है। तो यही हमारी कोशिश है और बहुत समर्थन और भरपूर प्यार मिल रहा है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, जब लोग ये कहते हैं कि अगर इकरा हसन इस बार जीतती हैं, जीत का पार्लियामेंट जाती हैं, तो मुसलमानों को उनका एक बहुत बड़ा नेता जो है मिलने वाला है, खासतौर पे एक वुमेन के तौर पर, और जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से मुसलमान जो है कर रहे हैं। जब इस तरह की आप बातें सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल अपने लिए ये बात सच तो नहीं लगती है कि, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी है। तो मैं यही बस अपने आप से उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ, उन्हें मेरी तरफ से कोई अफसोस ना हो कि मुझ पर उम्मीद जो सब लोग जता रहे हैं। तो मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने इकरा हसन को अभी सुना, और जिस समझदारी और समझबूझ से वो बात करती हैं, यही वजह है कि लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। 4 जून को क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि ये फिलहाल कैराना की जो सीट है वो बहुत मजबूत सीट इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि 19 तारीख को लोग क्या करते हैं और 4 जून को फिर क्या फैसला आता है।